दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी सब्जेक्ट के बारे में समझने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पोर्शन को हम लेके समझेंगे, जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हिंदी हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होता है कि हिंदी का जन्म या जननी किसे कहा जाता है। हिंदी विषय की या हिंदी भाषा की जननी किसे कहा जाता है। तो हिंदी उसके लिए सबसे पहले हम संस्कृत तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। और हिंदी का विकास निम्न भाषाओं के अंतर्गत धीरे धीरे सुधार के तौर पे होता चला गया। जैसे सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद से पाली है, फिर प्राकृत है, उसके बाद से अपभ्रंश आया, उसके बाद से अवहट, जो हिंदी का एक बिगड़ा रूप होता था। और इसके बाद से सबसे लास्ट में हिंदी का शुद्ध रूप प्रस्तुत होता है। अर्थात जो हिंदी के शुरुआत संस्कृत से शुरू होते हैं और उसके बाद से पाली प्राकृत भाषाओं से होते हुए लास्ट में हिंदी का शुद्ध रूप प्रस्तुत होता है। तो हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे कि हिंदी में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना होता है। तो हिंदी भाषा को मुख्यतः 4 पार्ट में बांटा जाता है पढ़ने के उद्देश्य से। सबसे पहले हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। दूसरा होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी तीसरा है हमारा संवैधानिक संवैधानिक नियम, संवैधानिक स्थिति के आधार पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत फिर आता है हमारा हिंदी संस्थाएं, हिंदी संस्था भी आती है। फिर उसके बाद से हिंदी के इसी में अंतर्गत पत्र लेखन भी आ जाता है। और पत्र लेखन और उसके बाद से तीसरा रूप है इसका, चौथा रूप है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण और इसमें संवैधानिक स्थिति के आधार पर फिर
छूट रहा है पुरस्कार और दिवस। दोस्तों, हिंदी को समझने के लिए यही मुख्य रूप से 4 पॉइंट आते हैं। हिंदी व्याकरण एक पोर्शन हो जाता है, दूसरा पोर्शन होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा पोर्शन में हम जो विविध में आता है संवैधानिक स्थिति के आधार पे, और उसके बाद से हिंदी संस्थाएं, और फिर पत्र लेखन और पुरस्कार एवं दिवस, और चौथा जो सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी शिक्षण। ठीक, आइए इसके अंतर्गत हम समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में हम वर्णमाला के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद से संज्ञा से लेकर अव्यय तक पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आता है, और आगे फिर रस, छंद और अलंकार। इसको भी पढ़ते हैं, रस, छंद, अलंकार। फिर संधि और समास, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। संधि और समास। फिर शब्द के बारे में पढ़ते हैं, देशज शब्द, विदेशज शब्द, फिर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। शब्द के बाद प्रत्यय, उपसर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। फिर वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर उसके बाद से विराम चिन्ह, यही सब कुछ पॉइंट हैं जिसको हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्णमाला हो गया, फिर संज्ञा, सर्वनाम, फिर रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य और परिवाची के बारे में, विलोम के बारे में, और यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह के बारे में, यही सब पढ़ना पड़ता है। दूसरा पार्ट है, इसको हम डिटेल से समझेंगे बाद में। इसमें हम संवैधानिक स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। संवैधानिक स्थिति के आधार पर भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में भाषा उपवर्ग के बारे में बताया गया है। ठीक, फिर इसमें दूसरा पॉइंट है, और फिर भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद की दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी नियम और प्रावधान दिए गए हैं।
भाषा संबंधी 343 से लेके 351 तक। ठीक, इसके बाद से कुछ क्वेश्चन आ जाता है हिंदी संस्था के बारे में पूछ दिया जाता है, फिर पत्र लेखन और पुरस्कार दिवस। दिवस में जैसे मान लीजिए जैसे हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस हमारा मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को ये शुरू हुआ, तो इसलिए 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हमारा हिंदी दिवस। उसके बाद से विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। फिर उसके बाद से पुरस्कार, तो हिंदी में मुख्यतः 3 पुरस्कार हैं। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा है हमारा व्यास सम्मान, और 1961 और 65 में और सरस्वती सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, प्रदान दिया जाता है 1965 में, 65 से। इसमें सबसे पहले जी शंकर चौधरी को मिला था। ये व्यास सम्मान 1991 से शुरू हुआ, और सरस्वती सम्मान भी 1991 से शुरू हुआ। तो दोस्तों हम समझते हैं कि हिंदी के अंतर्गत 4 पॉइंट हैं जिसका अध्ययन करते हैं हम बांटकर। पहला हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, और तीसरा है संवैधान की स्थिति के आधार पर हिंदी संस्थाएं और पत्र लेखन और पुरस्कार एवं दिवस, और चौथा है हमारा हिंदी शिक्षण, जिसको सीटेट और जो भी प्रशिक्षण के बाद टेट एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम वर्णमाला, संज्ञा शब्द के अव्ययतक, रस, छंद, अलंकार, संधि समास, शब्द प्रत्यय उपसर्ग, और वाक्य परिवाची, विलोम शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह आदि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास हम बाद में चर्चा करेंगे, और इसके अंतर्गत संवैधानिक स्थिति के आधार पर भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में भाषा उपबंध के बारे में बताया गया है, और भाग 17 में भाषा का उल्लेख है। और अनुच्छेद की दृष्टि से देखा जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा संबंधी चर्चा है, जिसमें 22 भाषाएं, इसमें 22 भाषाएं संविधान में क्या है दर्ज है। 22 भाषाएं संविधान में दर्ज है। और हिंदी एक राजभाषा के रूप में है। तो इस तरह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद है उसमें भाषा का उल्लेख है। फिर कुछ दिवस जो महत्वपूर्ण है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पुरस्कार जो है हिंदी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण 3 माने जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार,
जो 1961 में शुरू हुआ था और 1965 में प्रदान किया गया। सबसे पहली बार जी सेंटर को मिला था। फिर व्यास सम्मान है और तीसरा हमारा सरस्वती सम्मान है। अब लास्ट बच रहा है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी को हम पढ़ेंगे। मिटा लेता हूँ। दोस्तों, हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास। यही थोड़ा बड़ा है, जिसको समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्यतः 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इसमें पहला है हमारा आदिकाल। आदिकाल, जिसका दूसरा नाम हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका है वीरगाथा काल। इसका विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हुआ था। तो इसका समय काल माना जाता है 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो समय होता है वो आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत कुछ कुछ साहित्य आते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। जैसे हमारा क्या है, अपभ्रंश साहित्य। जिसके प्रमुख कवि स्वयंभू को माना जाता है। प्रश्न पूछता है इसमें कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक। दूसरा है नाथ सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, इसमें ये सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 है। तीसरा है हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य ये गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें कुल 9 नाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ इसके प्रमुख गोरखनाथ होते हैं और इसमें कुल 9 नाथ हैं। कुल नाथ की संख्या 9 है। और चौथा है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य इसके अंतर्गत जैन साहित्य ये जैन धर्म के महावीर स्वामी से संबंधित है।
और इसमें प्रमुख कवि आते हैं जैसे देवसेन है, जिनकी पुस्तक का नाम है श्रावकाचार। अच्छा, फिर शालभद्र है, फिर जीन धर्म सूरी हैं, ऐसे कवि हैं जीन धर्म सूरी, ऐसे और भी कवि हैं इसके अंतर्गत। और पांचवा है हमारा रास रासो साहित्य। इसके अंतर्गत चंद्र बरदाई है, चंद्र बरदाई, जिसकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो फिर जगनिक है, फिर नरपति नालह है, नरपति, रास साहित्य, सी टी और ई। इसमें से ये तीनों सांप्रदायिक साहित्य हैं। ये हमारे तीन सांप्रदायिक ये सांप्रदायिक साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। तो आदिकाल का जो समय काल है 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक है, जिसमें मुख्य रूप से साहित्य हैं जैसा ब्रह्म साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य के बारे में भी जानना पड़ता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा है हमारा पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसको बोलते हैं भक्ति काल। भक्ति काल, इसका समय काल माना जाता है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। यानी पूर्व मध्यकाल का जो समय काल हो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। इसके अंतर्गत भी दो पॉइंट हैं। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है इसमें सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत दो पार्ट हैं। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं हमारे कबीरदास। और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत ये सूफी काव्य है। सूफी काव्य के कवि, सूफी काव्य के कवि, इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। जिसकी रचना है
पद्मावत। इनकी रचना का क्या नाम है? पद्मावत। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, सगुन काव्य धारा के भी दो पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है हमारा प्रेमाश्रयी शाखा, सॉरी सॉरी कृष्णाश्रयी शाखा, चाहे दूसरा नाम है कि कृष्ण काव्य धारा के कवि। दूसरा है रामाश्रयी शाखा। इसमें राम भक्त, राम राम काव्य धारा के कवि। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। इसमें इसके अंतर्गत और भी कवि हैं जिसको अष्टछाप का जहाज सूरदास को ही कहा जाता है, और इसमें नंददास, चतुर्भुज दास तमाम आदि कवि हैं, और इसमें मुख्य कवि माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास। तो इस तरह हिंदी साहित्य का विभाजन चार पार्ट में है, जिसमें दो पार्ट हम समझ लिए हैं कि आदि पहला है आदिकाल, जिसको विद्याथा काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय काल है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत निम्न साहित्य आते हैं, जैसे अपभ्रंश साहित्य, जिसके में प्रमुख कवि है स्वयंभू है। फिर सिद्ध साहित्य है जो बौद्ध धर्म संबंधित है, इसमें सिद्धों की संख्या 84 है। फिर नाथ साहित्य है। नाथ साहित्य जो गोरखनाथ के नाथ से संबंधित है, इसमें नाथों की संख्या 9 है। फिर जैन साहित्य, जिसमें देवसेन, सालभद्र, जैन धर्मसूरी आते हैं। देवसेन की रचना है श्रावकाचार। रासो साहित्य के अंतर्गत चंद्रबरदाई, जगनीक नरपति नल्ला जी हैं। चंद्रबरदाई की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। अब दूसरा है हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय काल है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के दो पार्ट हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के मेन कवि हैं कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरा है सगुण काव्य धारा के भी दो पार्ट हैं, कृष्ण काव्य धारा के कवि और दूसरा राम जी को मानने वाले जो काव्य धारा के कवि हैं। तो कृष्ण के काव्य धारा के कवि जो मेन है सूरदास जी हैं, और राम से संबंधित जो है वो तुलसीदास जी हैं। अब इस तरह दो पॉइंट और बचा है हमारा, तीसरा और चौथा। तीसरा काल के बारे में हम बताते हैं। तीसरा है हमारा उत्तर मध्य काल, या इसका दूसरा नाम है रीतिकाल। रीतिकाल, इसका समय काल माना जाता है 1650 से लेकर 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक।
उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल। हाँ, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और हमारा तीसरा चौथा काल है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। जो जिसका समय काल है 1850 ईस्वी से वर्तमान तक या अब तक या वर्तमान। अब तक तो जो ये हमारा अब तक का जो समय है 1850 का, इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला है हमारा भारतेंदु युग, जिसका समय काल होता है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। दूसरा है हमारा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, जिसका समय काल है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा है हमारा छायावाद युग, जिसका समय काल है 1920 से 1936 तक। और चौथा हमारा है 1900 नहीं, चौथा हमारा है छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, या दूसरा नाम से इसको जानते हैं प्रगति प्रगतिवाद युग। इसका समय काल होता है 1936 से लेके 1956। पांचवा है हमारा परियोडवाद, परियोडवाद युग। इसी युग के अंतर्गत 4-5 पॉइंट हमें पढ़ना है। सप्तक, सप्तक के नाम से शासक कवियों का एक मंडल आयोजित होता है, जिसका मुख्य श्रेय हीरानंद व संघ को जाता है। इसमें 4 सप्तक आते हैं। पहला है हमारा तार सप्तक, दूसरा है दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, और चौथा
सप्तक। इसके अंतर्गत 7 कवियों का समूह रहता है। ये परियोजवाद का समय माना जाता है 1943 ईस्वी से। ठीक। और ये इसका दूसरा सप्तक है, उसी के अंतर्गत विकास होता है, जिसका नया नाम आता है नई कविता। इस नई कविता का जन्म होता है दूसरा सप्तक के अंतर्गत, जिसका समय काल होता है इस 1900। इसका समय काल देख लीजिए पहले, 1943, 1951, 1951 और फिर 1979। ये थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, 4 सप्तक। हाँ, ये 59 है, इसलिए डाउट हुआ था, 59 है। और नई कविता का समय काल है 1951 से शुरू होती है। अच्छा, इसका प्रमुख श्रेय जाता है जगदीश प्रसाद दुग्गल को, जिन्होंने पत्रिका में नई कविता के नाम से शुरुआत किया, जगदीश प्रसाद दुग्गल। ये 4 सप्तक। अच्छा, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इन्हीं के नाम पे हरिश्चंद्र, इन्हीं के नाम पे भारतेंदु का नाम पड़ा। दूसरा महादेव द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा, महावीर प्रसाद। छायावाद में 4 कवि प्रमुख हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद से महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये छायावादी के छायातर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है, मुंशी प्रेमचंद। ये लखनऊ में एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद नाम है, देखिए मुंशी प्रेमचंद। और इस प्रयोजवाद के प्रमुख हैं हीरानंद, वात्स्यायन, अगेन। तो और इसमें 3 पार्ट थोड़ा सा माना जाता है, छूट गया था। उत्तर मध्य काल में, रीतिकाल में हमको समझना है। एक आता है रीतिबद्ध,
दूसरा होता है रीति सिद्धि, और हमारा तीसरा है रीति मुक्ति। इसमें हमारे प्रमुख कवि है केशवदास। केशवदास। इसमें हमारे हैं बिहारी, और इसमें घनानंद। इस तरह हिंदी साहित्य के दो दो खंड हमने पिछली बार पढ़ा है, जिसका नाम था आदिकाल और वीरगाथा का, अर्थात वीरगाथा काल। और दूसरा है पढ़े थे हम लोग पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। तीसरा हमारा है उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। रीतिकाल के समय काल माना जाता है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त 3 पाठ हैं। इसमें प्रमुख कवि है रीतिबद्ध में केशवदास, रीति सिद्ध में बिहारी दास और रीति मुक्त में घनानंद। ठीक। और चौथा पाठ है हिंदी साहित्य के विभाजन में आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय काल 1850 ईस्वी से अब तक यानी वर्तमान तक। उस वर्तमान स्थिति को हम लोग 4 पार्ट में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है भारतेंदु युग, जिसका समय काल 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है, जिसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। दूसरा है द्विवेदी युग, जिसका समय काल 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक, जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। तीसरा है छायावादी युग, जिसका समय काल 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक, जिसमें प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद जी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। और छायावादोत्तर युग या प्रगतिवादी, इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो लखनऊ में एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी, उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। वहीं पर प्रगतिवाद का जन्म हुआ। उसका समय काल 1936 से 1956 तक है। पांचवा है प्रयोजवाद। इसकी शुरुआत हीरानंद वात्स्यायन अय्यर ने किया था। इसके अंतर्गत 4 पॉइंट हैं। पहला है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा सप्तक। इसमें इसका समय काल है 1900। तार सप्तक का पहला है तो 1943, दूसरा सप्तक का 1951, और तीसरा सप्तक 1959, और चौथा सप्तक का 1979। और इसी दूसरे सप्तक के अंतर्गत नई कविता का उल्लेख मिलता है, जिसका श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त को जाता है। इसका समय काल 1951 ईस्वी तक है। इस तरह एक चित्रात्मक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने समझा, और बाकी हिंदी व्याकरण है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।